सोचिए आपने अपनी मेहनत की कमाई से क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया। कुछ एक्सआरपी खरीदे, कुछ बिटकॉइन खरीदे या फिर इथरियम खरीद लिए। लेकिन एक सुबह उठते ही आपको पता चलता है कि आपकी एक्सचेंज का जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि किसी ने प्लेटफॉर्म को हैक कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आपके पास अपने इन डिजिटल कॉइन पर कोई कानूनी अधिकार बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसने भारत में क्रिप्टो लॉ का पूरा परिदृश्य ही बदल दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक प्रकार की संपत्ति है। इसे स्वामित्व में रखा जा सकता है, इसका आनंद लिया जा सकता है और इसे ट्रस्ट में भी रखा जा सकता है। हाँ, भारत में पहली बार किसी अदालत ने क्रिप्टो करेंसी को वैध संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। अब इसका क्या मतलब है? क्या अब आप अपने बिटकॉइन या एक्सआरपी या फिर एथरियम पर कानूनी हक जता सकते हैं? या और क्या इस फैसले से वजीरेक्स जैसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बढ़ेगी? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस सेशन में देने वाले हैं, मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पूर्णतया उसका लीगल एनालिसिस करते हुए, उसको समझते हुए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, और केस का नाम है रुथि कुमारी वर्सेस जनमाय लैब्स प्राइवेट लिमिटेड 2025 मद्रास हाई कोर्ट का फैसला और इस फैसले का पूरा कानूनी विश्लेषण। केस का नाम आप लिख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, रुथि कुमारी वर्सेस जनमाय लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। इसका पूरा कानूनी विश्लेषण आप समझने वाले हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं केस की पृष्ठभूमि की, मामले की पृष्ठभूमि की। कहानी शुरू होती है रुथि कुमारी नाम की एक महिला से, जिन्होंने जनवरी 2024 में 1.98 लाख रुपए, लगभग 2 लाख रुपए का निवेश किया था वजीरेक्स एक्सचेंज पर। उन्होंने खरीदे थे 3,532 XRP कॉइन, क्रिप्टो करेंसी है। सब कुछ ठीक चल रहा था जब जुलाई 2024 में वजीरेक्स पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ। इस हमले में हैकर्स ने लगभग $230 मिलियन मूल्य की इथरियम बेस्ड टोकन्स चुरा ली थी। इसके बाद एक्सचेंज ने सभी यूजर अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, जिनमें रुथि कुमारी का अकाउंट भी शामिल था। हालांकि उनके XRP कॉइन चोरी नहीं हुए थे, लेकिन ये उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रही थी, अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मेरे कॉइन चोरी हुए टोकन्स का हिस्सा नहीं है, मतलब मेरे कॉइन चोरी नहीं हुए हैं, साइबर अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ है। वजीरेक्स सिर्फ एक ट्रस्टी है, मालिक नहीं है, इसलिए मेरे कॉइन वजीरेक्स फ्रीज नहीं कर सकता, मेरे कॉइन फ्रीज नहीं किए जा सकते। लेकिन वजीरेक्स ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि ये कॉइन उनके नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों बिनांस और जेट्रई पीटीई लिमिटेड सिंगापुर के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि यूजर एग्रीमेंट में सिंगापुर की आर्बिट्रेशन का प्रावधान है, इसलिए भारत की अदालत इस केस को नहीं सुन सकती। मगर मद्रास हाईकोर्ट ने इस तर्क को सिरे से नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया। अब बात करते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने केस के दौरान सुनवाई में क्या कहा, उसको समझना बहुत जरूरी है। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने एक ऐतिहासिक और बेहद विस्तृत फैसला दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि क्रिप्टो करेंसी एक संपत्ति है। मतलब जज साहब ने, मद्रास हाईकोर्ट के जज साहब ने यह कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी एक संपत्ति है। यह न तो टेंजिबल संपत्ति है और न ही मुद्रा है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसे स्वामित्व में लिया जा सकता है, मतलब जिसकी ओनरशिप हो सकती है, जिसको ट्रस्ट में भी रखा जा सकता है। उन्होंने 2 पुराने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला दिया। पहला केस था अहमद GH आरिफ बनाम
कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स। और दूसरा केस जिसका हवाला दिया वो था जीलू भाई नान भाई खच्चर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। जीलू भाई नान भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। कोर्ट ने कहा कि हालांकि क्रिप्टो करेंसी केवल डेटा या फिर डिजिटल कोड होती है, फिर भी ये परिभाषित हो सकती है, डिफाइनेबल है, स्थानांतरित हो सकती है, ट्रांसफरेबल है, पहचानने योग्य है, आइडेंटिफाइबल है और निजी नियंत्रण यानी कि एक्सक्लूसिव कंट्रोल में रखी जा सकती है थ्रू प्राइवेट कीज। इसलिए ये कानूनी रूप से संपत्ति मानी जाएगी। मतलब समझ रहे हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी। कोर्ट ने 2 विदेशी मामलों का भी हवाला दिया इस केस के अंदर। रस्कोय वर्सेस क्रिप्टोपिया लिमिटेड जो न्यूजीलैंड का केस है, रस्कोय वर्सेस क्रिप्टोपिया लिमिटेड न्यूजीलैंड का केस, और दूसरा AA वर्सेस पियर्सन अननोन जो यूके का केस है, उसका भी हवाला दिया। और कोर्ट ने दोनों में ये माना गया कि कोर्ट ने कहा कि दोनों केसेस में ये माना गया कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी संपत्ति है जिसे ट्रस्ट में रखा जा सकता है। इसके साथ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय कानून में क्रिप्टो को पहले से ही वर्चुअल डिजिटल असेट के रूप में इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 2 सब सेक्शन 47A में मान्यता प्राप्त है। मतलब ध्यान रखिएगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको भारत का जो आयकर अधिनियम है, इनकम टैक्स एक्ट है, उसके तहत वर्चुअल डिजिटल असेट का की मान्यता प्राप्त है। तो इसलिए ये बिल्कुल और बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक कानूनी संपत्ति है, लेजिटिमेट असेट है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जरा सोचिए और मुझे एक बात बताइए कि आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति की तरह माना जाना चाहिए जैसे सोना या जमीन, या इसे मुद्रा की तरह देखा जाना चाहिए? आपका क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं क्या इसके ऊपर जो जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट है उसको समझते हैं भारत बनाम सिंगापुर का, कि जो वजीरेक्स प्लेटफॉर्म है इस मामले में ये कह रहा था कि जुरिस्डिक्शन भारत की नहीं बनती, सिंगापुर की बनती है, आर्बिट्रेशन के वहां के प्रावधान है। उसको एक बार समझते हैं। वजीरेक्स की जो पेरेंट कंपनी है वो जेटई पीटीई लिमिटेड, वो सिंगापुर बेस्ड है। उसने कोर्ट में ये कहा कि चूंकि आर्बिट्रेशन सिंगापुर में होता है इसलिए भारतीय अदालतों को इस केस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन जस्टिस वेंकटेश ने इस पूरे मामले के अंदर साफ साफ ये कह दिया कि यदि संपत्ति भारत में है तो भारतीय अदालतें आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 की जो धारा 9 है उसके तहत इंटरिम प्रोटेक्शन दे सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले PASL विंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस GE पावर लिमिटेड पावर कन्वर्जन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2021 के केस का भी हवाला दिया। और क्योंकि रुति कुमारी ने निवेश किया था अपने भारतीय बैंक अकाउंट जो कोटक महिंद्रा बैंक का था, और उन्होंने वजीरेक्स प्लेटफॉर्म को भारत से एक्सेस किया था, भारत के बाहर से एक्सेस नहीं किया था, इसलिए मद्रास हाईकोर्ट को अधिकार क्षेत्र इस मामले के अंदर प्राप्त था। यह बात ध्यान रखिएगा। कोर्ट ने यह भी बताया कि जो जनमय लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है जो वजीरेक्स की पेरेंट कंपनी है, उसने भारत में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि FIU के तहत रजिस्टर्ड रिपोर्टिंग वो एक एंटिटी है, रजिस्टर्ड रिपोर्टिंग एंटिटी है, जबकि जो बिनांस और जेटई PTE लिमिटेड है वो भारत में रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए केवल जनमय लैब्स को ही भारत में क्रिप्टो हैंडल करने की अनुमति दी गई है। इससे साबित हुआ कि यह मामला भारत के अधिकार क्षेत्र में ही आता है, इंडियन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ही आता है। अब बात करते हैं कोर्ट ने इस मामले के अंदर अपना अंतिम फैसला है वो क्या दिया है उसको समझते हैं। कोर्ट ने जांच के बाद पाया कि रुति कुमारी के जो XRP कॉइन थे, मतलब क्रिप्टो करेंसी हैं, वो उनके चोरी नहीं हुए, साइबर अटैक में उनके चोरी नहीं हुए थे। उनका पोर्टफोलियो इथेरियम बेस्ड टोकन से अलग था और इसलिए यह कानूनी सुरक्षा यानी कि लीगल प्रोटेक्शन की हकदार भी है। कोर्ट ने वजीरेक्स की सोशलाइजिंग लॉसेस यानी कि सभी यूजर्स को नुकसान बांटने की जो अवधारणा है उसको पूरी तरह से खारिज किया। मतलब आप समझ रहे हो वजीरेक्स क्या कहना चाह रहा था कि जो उनके ऊपर साइबर अटैक हुआ
उसमें जो भी लॉस हुआ उसको उनके प्लेटफॉर्म पर जिनके भी खाते हैं उनसे बराबर में भुगतान किया जाएगा। मतलब जिनके बिटकॉइन चोरी भी नहीं हुए उससे भी उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस जो सोशलाइजिंग लॉसेस का जो कॉन्सेप्ट था वजीरेक्स का, इसको कोर्ट ने पूर्ण रूप से खारिज किया, मद्रास हाईकोर्ट ने, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है मद्रास हाईकोर्ट का। जस्टिस वेंकटेश ने कहा कि ऐसा करना ट्रस्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट है उन दोनों का उल्लंघन है, कि मतलब जब उनका सामान चोरी ही नहीं हुआ तो आप उनसे कैसे मुआवजा ले सकते हैं अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए। आखिर में कोर्ट ने इस पर आदेश भी दिया कि जो जनमय लैब्स है उसको या तो 9.56 लाख की बैंक गारंटी देनी होगी या फिर उतनी ही राशि एस्क्रो अकाउंट में जमा करानी होगी, ताकि रुति कुमारी की संपत्ति का मूल्य आर्बिट्रेशन खत्म होने तक सुरक्षित रहे। ये एक इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर था जो निवेशकों के हित की रक्षा के लिए दिया गया था। आपको ये फैसला कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब इस पूरे मसले की, इस पूरे फैसले का एक बार कानूनी विश्लेषण करते हैं, हम अपने हिसाब से इसको समझते हैं। ये फैसला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये फैसला केवल एक निवेशक का नहीं है बल्कि भारत के पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम का भी है। अब पहली बार अदालत ने इस मामले के अंदर स्पष्ट रूप से कहा है कि क्रिप्टो करेंसी एक वैध संपत्ति है। इससे 3 बड़ी चीजें साफ हुई है। पहली, क्रिप्टो को कानूनी दर्जा मिला, लीगल रिकॉग्निशन मिला, अब वो संपत्ति है न कि अवैध डिजिटल कोड। और दूसरा, निवेशकों को न्यायिक सुरक्षा मिली, अब वे अदालत में अपने डिजिटल असेट की रक्षा की मांग कर सकते हैं। और तीसरा, एक्सचेंज की जिम्मेदारी बढ़ी है, अब वे यूजर्स के असेट को ट्रस्ट प्रॉपर्टी की तरह संभालने के लिए बाध्य होंगे। यह फैसला भारत के क्रिप्टो रेगुलेशन, टैक्सेशन और साइबर लॉ के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। वीडियो का जो मेन कंटेंट था वो पूरा हो चुका और निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। तो निष्कर्ष ये है और वो बिल्कुल साफ है कि अब क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक डिजिटल कोड मात्र नहीं है, वो एक वैध प्रॉपर्टी है, वो एक कानूनी संपत्ति है जिस पर आपका स्वामित्व, अधिकार और सुरक्षा सब कुछ है। मद्रास हाई कोर्ट का यह फैसला भारत के डिजिटल असेट कानून में एक नया अध्याय जोड़ता है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि भारत को क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह कानूनी मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये केस पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइएगा, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही कानूनी विश्लेषण और भी साझा करते रहें। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में चलते हैं उनमें एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में और किसी कानूनी विश्लेषण के साथ। जय हिंद।